फाइन स्टूडेंट, पैसिव वॉइस क्लास नंबर 3। तो इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं हम लोग। देखो थोड़ा रिकैप करवा देते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ अ पैसिव वॉइस। कर तो बहुत कुछ लेते हो बट डेफिनेशन ही नहीं पता रहता। तो डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉन्सेप्ट इन ग्रामर। केवल ग्रामर का ही बात नहीं, कुछ भी चीज़ पढ़ो तो उसका डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से फिर से तुम लोग को स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखते रहोगे, when the subject of verb is performer, when the subject of verb is performer, the verb is said to be in active voice. Sorry, the verb is said to be in passive voice. I'm sorry, really sorry. अब मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब जो कर चुके हो तुम लोग। बट when the subject of verb is acted upon, कहने का मतलब the subject receives action of the verb. When the subject of verb is acted upon, comma, the verb is said to be in passive voice. पैसिव वॉइस इसमें दे दोगे थोड़ा गैप करके। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कुछ भी डेफिनेशन लिखो, ऑलवेज कीप सम स्पेस देयर। द अर्थक्वेक या द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द विलेज। एग्जाम्पल, the village was destroyed by the earthquake. ये स्पेलिंग यहाँ पे लिख दोगे, earthquake. Note, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस का जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है ओनली इन स्ट्रक्चर, नॉट इन मीनिंग। और ये जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो चेंज होता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होना, बट वो स्ट्रक्चर में ही चेंज हो रहा है, मीनिंग में नहीं चेंज होता है। भले तुम एक्टिव वॉइस में लिखो, भले ही पैसिव वॉइस में लिखो, बट मीनिंग चेंज नहीं होता है, स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो इसका मतलब समझते, पहले तेजी से लिख लो स्टूडेंट, तेजी से।
एंड यू कैन से वाइस वर्सा ऑल्सो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। ये जो चेंज हो रहा है केवल स्ट्रक्चर का चेंज है, मीनिंग का चेंज नहीं है। मीनिंग रिमेन सेम, मीनिंग सेम ही रहेगा, मीनिंग में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर परिवर्तन जो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। अच्छा छोड़ दो बच्चे लोग, अब थोड़ी देर में लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, छोड़ दो अभी लिखना बंद कर दो, इधर देखो। दिस वन इज योर एक्टिव वॉइस एंड दिस वन इज पैसिव वॉइस। हम लोग प्रीवियस क्लास से जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब का हो वो डूअर हो, वो काम करे, वो कार्य करे, यानी कि सब्जेक्ट इज परफॉर्मर। सही बात है ना? उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज परफॉर्मर, जहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, वो परफॉर्मर है। तो इस केस में हम वर्ब को क्या कहेंगे कि वर्ब कौन सा पोजीशन पे है, वर्ब कौन से कंडीशन में है? एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस इज जस्ट ए सर्कमस्टेंसेस, इट इज लाइक ए कंडीशन। ये कंडीशन है, वो परिस्थिति है, और जिस परिस्थिति में जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट वर्ब से अटैच है। समझे ना? आई विजिट ए टेम्पल, तो विजिट क्या हुआ? वर्ब हुआ ना, क्यों? आई से वो अटैच है। समझ गया ना? तो जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, समझे? और इस तरह का जो वर्ब है जो ये चीज़ बता रहा है कि सब्जेक्ट ही डूअर है, ये वर्ब कौन से परिस्थिति में है? एक्टिव वॉइस में। कौन से पोजीशन में है? एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस कुछ नहीं, एक्टिव वॉइस का एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है, एक स्ट्रक्चर है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द विलेज। बताओ ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देखो, ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का असर कहीं पड़ रहा है, डेट्स वाई ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दी अर्थक्वेक जो लिखे हैं ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम कर रहा है ना, इट इज़ अ परफॉर्मर। तो ये कौन से वॉइस में लिखा गया है? एक्टिव वॉइस में। समझ गए? क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज एक्टेड अपॉन, कहने का मतलब क्या कि वर्ब का जो सब्जेक्ट था या सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके ऊपर काम हो रहा है। देखो ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं इसका मतलब, ये एक्टेड अपॉन का मतलब क्या है कि द सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक्शन को रिसीव कर रहा है, वर्ब का एक्शन कर नहीं रहा, वो रिसीव कर रहा है। एक्टेड अपॉन का मतलब क्या होता है कि वो रिसीव कर रहा है। तो ऐसे वर्ब कौन से परिस्थिति में है? पैसिव वॉइस की परिस्थिति में, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। आया समझ में? तो यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। क्या विलेज कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो विलेज क्या है? रिसीविंग एंड में है। किसके एक्शन का रिसीविंग एंड में है? इसके एक्शन का, ऑब्जेक्ट का। समझ गए? यहाँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो केवल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, केवल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। सही बात है ना? स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ का जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या है कि स्ट्रक्चर में केवल परिवर्तन है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक सेंटेंस का चेंज होना, बट मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वॉइस। ये वॉइस का बेसिक डेफिनेशन है। लिख लो इसको तेज से, बेगोइक। हाँ, कुछ कुछ लाइन पे तुम लोग, हाँ कुछ कुछ वर्ड पे अंडरलाइन कर लोगे स्टूडेंट, जानते हो तुम लोग, उसको मैंने बस शब्द दिया है और कुछ नहीं। अच्छा बताओ, प्री कंडीशन क्या है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनने के लिए? क्या कंडीशन चाहिए? वो तो नहीं लिखाएंगे, ये तो एक ब्रीफ डेफिनेशन है। क्या है फर्स्ट कंडीशन? क्या है?
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो डूअर होना चाहिए, परफॉर्मर होना चाहिए। सही बात है, कॉपी चेक करते रहोगे। नंबर 2 क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जरूर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एक्सचेंज करो, रिप्लेस करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तब हम बना सकते हैं। फोर्थ वन क्या है? वर्ब का सही तरीके से इंटरवेंशन, V3, बट V3 से पहले ऑक्सिलरी वर्ब। सही बात है ना? यहाँ पे कुछ सेंटेंस देते हैं और तुमको उसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओगे तुम लोग। मिटा देना, अब हो गया ना सभी का। हाँ, और उसके बाद भी था प्रीपोजिशन वगैरह सब, ठीक है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लिखा दिए हैं, सबको देखते रहोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, नंबर 1 लिखते हैं, फार्मर्स ग्रो व्हीट। पहले ये पहचानो कौन से वॉइस में लिखा गया है। ये इधर देखो अच्छे से, कौन से वॉइस में लिखा गया ये? हाँ, यानी कि एक्टिव वॉइस में लिखा गया। करेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? फार्मर्स। वर्ब क्या है यहाँ पे? ग्रो। और व्हीट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका? फिर से बोलो। हाँ, वेरी गुड। व्हीट क्या है? व्हीट क्या है स्टूडेंट? अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए। जो अनकाउंटेबल है वो बाय डिफॉल्ट सिंगुलर है। सही बात है ना? तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? पैसिव वॉइस में व्हीट इज, हाँ, इज ग्रोन बाय फार्मर्स। अच्छा देखोगे बच्चे लोग, यहाँ फार्मर्स कार्य कर रहा है, यहाँ व्हीट काम नहीं कर रहा है। हाँ, एक्शन को रिसीव कर रहा है, फार्मर के एक्शन को रिसीव कर रहा है। समझ गए? लिखो, 23 से लिखो। चलो दूसरा भी बनाओगे 23 से। फार्मर्स विल हैव ग्रोन व्हीट। अब लिखो, बोलोगे नहीं, फटाफट कॉपी में लिखोगे। 23 से लिखो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? 23 से लिखो। इसके बाद थर्ड वन भी बना लेना। जो बच्चे लोग एब्सेंट हो गए हो पिछले क्लास में, तो पहले का 2 वीडियो वो देख लेना। एंड सेम फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग डिजिटली, उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड बहुत कुछ हो चुका है पिछले क्लास में भी, 2 क्लास में, तो वो देख लोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये। चलो बच्चे लोग, इसका पैसिव वॉइस दो और इसका पैसिव वॉइस फटाफट बनाओ तेजी से। हाँ यू, तुम बोलो क्या बनाई हो इसका तुम? हाँ हाँ, बढ़िया से पढ़ो अच्छे से। क्या लिखी हो? इस कहाँ से आ गया ना? पहले अच्छा ये बताओ तो कौन से टेंस में लिखा गया, जरा बताना। ये फ्यूचर टेंस, बस फ्यूचर टेंस बोलना है, सिंपल फ्यूचर टेंस। हाँ बोलो तुम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सही बात है ना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा गया। फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 टेंस है ना? सिंपल फ्यूचर टेंस है, करेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो
तो चारों बताना है ठीक से। बताओ ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? क्या बनेगा स्टूडेंट? हाँ, बस यहाँ पे बिन लगा दोगे, करेक्ट। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो तो अच्छा वीट है बच्चे लोग, देखो अब वीट, वीट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? वीट। अच्छा विल, जब विल लग गया तो यहाँ तो है भी लगेगा। सही बात है ना? Wheat will have been grown by farmers। किसी को दिक्कत? यदि दिक्कत है तो जाके देख लेना पहले का वीडियो। अचानक यदि टपक जाते हो क्लास में तो समझ में नहीं आने वाला है। Wheat will have been grown by farmers, इसका क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा इसका? नहीं बनाए हो? वाह, बनेगा भी नहीं। अच्छा कि नहीं बनाया। पैसिव वॉइस नहीं बनेगा ना इसका? क्यों नहीं बनेगा बताओ तो? हाँ, पहले से बिन प्रेजेंट है। यदि पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो एक और बी फॉर्म आ जाएगा जो कि वर्जित है, यानी कि गैर कानूनी है, नहीं लगा सकते, इलीगल है, नॉट वैलिड। ये समझ में आ गया ना? एक छोटा सा रिकैप। चलो इसके बाद शुरू करते हैं क्लास। इसको लिख लो तेजी से। अच्छा, तुम लोग का डाउट भी था और ये डाउट हमेशा रहता है। देखो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका कोई काम नहीं है पैसिव वॉइस में, और मैंने पहले भी कुछ क्लास में बोला था ये चीज़। तो आखिर वो केसेस कौन सा केसेस है जहाँ पे हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं? कहने का मतलब जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे कोई लेना देना ना हो। तो ऐसे भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, पहले उसको लिखते हैं, थोड़ा मिटा देना ये। तो गिव अ हेडलाइंस मोर अबाउट पैसिव वॉइस, लिखोगे हेडलाइंस मोर अबाउट पैसिव वॉइस। When the performer of a sentence, when the performer of a sentence is unimportant, when the performer of a sentence is unimportant, irrelevant, unimportant, irrelevant, and obvious, when the performer of a sentence is unimportant, irrelevant, and obvious, we can omit, omit का मतलब क्या? we can remove, we can omit by phrase in passive voice, in passive voice, we can omit by phrase, इसको अंडरलाइन करो, इन पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल समझो क्या बोलना चाह रहे हैं हम। The
द रॉबर्स रॉब्ड द बैंक, यानी कि जो चोर है उसने क्या किया, बैंक में चोरी किया था। V2, द रॉबर्स रॉब्ड द बैंक, इसका मतलब क्या है कि जो चोर है उसने क्या किया, चोरी किया, बैंक में चोरी किया था। सही बात है, बैंक में कौन चोरी करता है, रॉबर्स ही चोरी करता है, चोरी करता है। सही बात है ना। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये एक्टिव वॉइस है स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, V2 है तो क्या बनेगा इसका, बच्चे लोग V2 है तो क्या बनेगा, हाँ, या तो was या तो वह प्लस V3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बैंक क्या है, सिंगुलर है, द बैंक was robbed। अब यदि मान लो कि तुम यहाँ पे ऐसे लगाते हो, कोई गलत नहीं है, ऐसे कोई गलत नहीं कह सकता है इसको, मैं ऐसा क्या जरूरत है, जरा बताना हमको। चोरी तो बैंक में चोरी करेगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंपली द बैंक वॉज रॉब्ड, बैंक में चोरी किया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एजेंट की जरूरत नहीं है, वही एजेंट मतलब परफॉर्मर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियस है। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस है। दूसरा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देना, आई विल मेक ए केक, आई विल मेक ए केक, क्या करूंगा मैं, एक केक बनाऊंगा। आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, मॉडल है, मेक क्या है, V1 है, वर्ब है, और एक केक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, हाँ वेरी गुड, एक केक विल बी ना, मॉडल लगाएंगे ना, विल बी, सही बात है। अच्छा बताओ बच्चे लोग क्या होता है, ए इधर देखो जरा सा, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, मॉडल वही विल शैल प्लस V1। पैसिव वॉइस क्या बनेगा बच्चे लोग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मॉडल प्लस ओनली V3 ना, हाँ, एक केक विल, हाँ विल, हाँ विल बी मेड। अच्छा सॉरी, ये मॉडल प्लस V3 है ना, देखो चेक करो जरा, बी भी लगा, वही तो हम बोल रहे हैं, तुम लोग देखो जरा चेक करो ठीक से, टेढ़ा आंख से नहीं देखा, देखो तब सही दिखेगा। यहाँ पे देखो, ए केक विल बी मेड बाय मी। अच्छा देखो ऑब्वियस बात है, हाँ, और देखो अरे भाई हम केक बनाएंगे वो जरूरी नहीं है, केक का बनना जरूरी है, समझ रहे हो ना, केक का बनना जरूरी है। तो यहाँ पे तुम बाय मी नहीं भी लिखोगे तो क्या दिक्कत है तुमको, एक केक विल बी मेड, बात खत्म। समझ गए बात को, यानी कि देखो यहाँ पे समझो, ये समझो यहाँ पे, जब कोई परफॉर्मर है सेंटेंस का, वो अनइम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, इस पे चर्चा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाय मी नहीं भी लिखोगे, एजेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। जब परफॉर्मर सेंटेंस का अनइम्पॉर्टेंट हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इररिलेवेंट हो, एक ही बात है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, या ऑब्वियस है कि भाई वही करने वाला है, तो ऐसे केस में हम लोग जो बाय फ्रेज है, बाय के बाद जो भी लिखते हैं, बाय फ्रेज का मतलब क्या है, बाय के बाद जो भी आया इसको रिमूव कर सकते हैं, बाय के बाद जो भी आया उसको रिमूव कर सकते हैं। आया समझ में? तो दिस आर द केसेस, हाँ, जहां पे एजेंट बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे टर्न लिख रहा हूं मैं, द स्टूडेंट्स गिव द एग्जाम, चलो, द स्टूडेंट्स गिव द एग्जाम, क्या होगा इसका, द एग्जाम या द एग्जाम
इज गिवन। कोई दिक्कत? कौन एग्जाम देता है? विद्यार्थी ने एग्जाम देता है। तो ऑब्वियस है वो चीज़, जो चीज़ ऑब्वियस है तो उसको जरूरी नहीं कि पैसिव वॉइस में हर समय लिखा जाए। उसके यदि आप ओमिट भी कर दोगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हम ओमिट करें, बाय के बाद जो एजेंट है उसको ओमिट कैसे करें। तो ये कंडीशंस समझ गए ना। इसलिए जब पढ़ोगे तुम लोग कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ोगे, जो पढ़ ही रहे होगे मैक्सिमम स्टूडेंट, तो वहाँ पे यदि मान लो कि पैसिव वॉइस में एजेंट गायब है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी आया यूज हुआ। समझे? ठीक है, समझ गए ना। चलो एक हो गया ना फर्स्ट वन, कैसे खत्म करें। अच्छा, बहुत ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जब एजेंट आप यूज करिए तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, बाय होगा कि एट होगा कि इन होगा कि विथ होगा। करेक्ट? तो ये निर्भर करता है किस तरह का वर्ब यूज है उसमें, डिपेंडिंग ऑन द वर्ब। चलो पहले इसको लिख लो। अच्छा, अधिकतर क्या यूज होता है स्टूडेंट, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है ज़्यादातर? बाय का। बाय का यूसेज बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, आए नहीं, इसका देखो बहुत अच्छा, ऑब्वियस बात नहीं है, हम कहाँ बोल रही ऑब्वियस बात है, मगर केक इम्पॉर्टेंट है, हम इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट ये है, केक इम्पोर्टेंट है, मी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये तीनों जो वर्ड हम लोग यहाँ पे दिए हैं, इससे ये मैच कर गया, ऑब्वियस बात है। इससे ये मैच कर गया, ऑब्वियस बात है। विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी लोग ही एग्जाम देते हैं। नहीं, विद्यार्थी एग्जाम देके पास करके आगे निकलते हैं, विद्यार्थी वर्ग देते हैं ना एग्जाम। सही बात है कि नहीं है? हाँ, और जहाँ तक सवाल है इसका, तो ये क्या है कि ये एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके। हाँ, यदि तुम लिख रहे हो तो गलत नहीं होगा, मैं ये कहता हूँ, यदि लिख रहे हो तो गलत नहीं हो, जरूरी नहीं कि काट दोगे उसको। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और नहीं भी चाहते हो तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। कौन सा? बाय मी वाला? हाँ, होता है ऐसा, है ऐसा कुछ नहीं है जब। अच्छा, ये वाला? हाँ, अच्छा देखो, अभी बताएंगे, सुनो, आने वाले समय में ना हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पे भी कि पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। न्यूज़पेपर में भी पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। जब न्यूज़पेपर में पैसिव वॉइस का यूज़ होता है तो उस समय कभी भी कोई एजेंट नहीं लिखा जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पैसिव वॉइस। एजेंट नहीं लिखा आता, तुरंत हेडलाइंस बन जाएगा। अभी तो हेडलाइंस पढ़े हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, सिंपल फ्यूचर टेंस भी बनता है, टू बी को ड्रॉप करके पैसिव वॉइस से भी बनता है। तो उस केस में कभी भी एजेंट लिखा नहीं जाता है। तो ये समझोगे तब वो समझ में आएगा ना। तो जो ही नहीं कि एजेंट बार बार हम लिखे, यदि एजेंट अनइम्पॉर्टेंट है, इरेलेवेंट है, ऑब्वियस है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलो, तो फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट हम लोग समझ गए। और यदि मैं बोल रहा हूँ बार बार, यदि लिख भी रहे हो तो कोई गलत नहीं है, समझे ना, गलत नहीं है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है विद्यार्थी लोग को, वो होता है प्रीपोजिशन में। देखो नंबर 2, देखोगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन पैसिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, पूरा लिख दोगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन पैसिव वॉइस यूज बाय प्रीपोजिशन। However, we can use other prepositions. However, we can use other prepositions like
like, to, with and at. डिपेंडिंग ऑन, अब क्या चीज पे निर्भर करता है? डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द वर्ब, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द वर्ब। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द वर्ब। अब देखो, जैसे एग्जांपल देखो, अच्छा पैसिव वॉइस में कुछ भी लिखेंगे तो V3 फॉर्म में होगा। पैसिव वॉइस में यदि वर्ब को लिखेंगे तो V3 फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जितने भी वर्ब हम लिखने वाले हैं सब हम V3 फॉर्म में लिखने वाले हैं। अंडरस्टूड है ये? एग्जांपल देखो, जैसे लेट्स मैरिड हो, मैरिड इज योर वर्ब V3 का ही बात करूंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पैसिव वॉइस का बात करना चाह रहा हूँ। यदि मैरिड ऐसा वर्ड हो तो आप टू भी लगा सकते हो, बाय भी लगा सकते हो। ऐसे मान लो कि सरप्राइज्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, तो सरप्राइज्ड में एट भी लगा सकते हो, बाय भी लगा सकते हो। डिसअपॉइंटेड हो तो एट लगा सकते हो। मान लो उसी तरह, हाँ, अलार्म्ड, इसमें आप एट लगा सकते हो। उसी तरह देखोगे स्टूडेंट, ऐसे मान लो इसमें कंटेंट है, बिल्कुल V3 का ही मैं बात करूंगा। यहाँ पे कंटेंट है, ऑलवेज यूज इन। हाँ अच्छा, मैंने इन नहीं लिखा है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इन भी लिख लो, बिल्कुल इन साइड में लिख लो। यदि फील्ड है तो इन होगा। तो मैरिड में आप टू लगा सकते हो, बाय भी लगा सकते हो। सरप्राइज में एट लगा सकते हो, बाय लगा सकते हो। समझ गए? जैसे नोन हो गया, ऑलवेज यूज टू। यदि नोन है तो हमेशा क्या यूज करना है? टू का इस्तेमाल करना है। डिसअपॉइंटेड है तो हमेशा एट का यूज करना। अलार्म्ड है तो हमेशा एट का यूज करना है। सरप्राइज्ड है तो मैक्सिमम टाइम एट का यूज करना है। बाय भी यूज करोगे तो गलत नहीं होगा। कंटेंट है तो ऑलवेज यूज इन। फील्ड है तो ऑलवेज यूज इन। नोन है तो ऑलवेज यूज टू। अब सब का एग्जाम्पल देते हैं, और इस तरह का बहुत सारा हो सकता है। जब पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, सेंटेंस ही समझ में आ जाएगा किस तरह का प्रीपोजिशन उसमें लगना चाहिए। कुछ कुछ हम बताएं यहाँ पे। चलो ये ऊपर वाला मिटा देना। तो देखो यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ मैं इस सेकेंड फीचर्स के बारे में। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन पैसिव वॉइस यूज बाय प्रीपोजिशन, हाउएवर वी कैन यूज अदर प्रीपोजिशन ऑल्सो, लाइक इन, टू, विथ एंड एट। इस तरह का ही प्रीपोजिशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझे? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्ब। वर्ब किस टाइप का है? यदि वर्ब इस टाइप का हो तो वी कैन यूज विथ ऑल्सो, वी कैन यूज अदर प्रीपोजिशन ऑल्सो। और भी वर्ड ऐड हो जाएंगे, इसका लिस्ट ही होगा। देखो जैसे नंबर वन देखते हैं। राम मैरिड सीता। राम मैरिड सीता, क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? बच्चे लोग बताओ। सीता वॉज मैरिड टू राम। बाय भी लगा सकते हो। मैं जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो टू है। समझे? आया समझ में? देखो यहाँ पे नंबर 2 लिखो। आई नो हर। तो देखो आई है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, बट प्रोनाउन में है ना, तो चेंज हो जाएगा ना वो। हर क्या है? ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन में है, तो सब्जेक्ट बनेगा, चेंज हो जाएगा ना वो। हाँ, शी इज
क्या लिखोगे बच्चे लोग? यदि नोन आ जाए तो क्या होना चाहिए? तो शी इज नोन टू मी। नंबर 3 देखोगे, अभी मैंने विथ क्या नहीं लिखा है ना, मैं अभी लिखाऊंगा, अभी लिस्ट बड़ा करते चलेंगे। अच्छा, दिस बॉक्स कंटेंस, देखो दिस बॉक्स क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, कौन सा वर्ब लगना चाहिए? B5। दिस बॉक्स कंटेंस लेट्स से 10 बॉल्स। इस बॉक्स के अंदर क्या है तुम्हारा? 10 बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स रखा है। कैसे लिखोगे इसको पैसिव वॉइस में बताओ? 10 बॉल्स। क्या हुआ बच्चे लोग? प्लूरल हुआ ये। यहां पे कौन सा लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब? हाँ, अच्छा ये कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लगना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब? या तो इज, आर, एम लगना चाहिए। यहाँ पे आर लगेगा। हाँ, 10 balls are contained with कौन सा लगा होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन? बॉक्स। आया समझ में? देखो फटाफट से अच्छा, मैं लिस्ट बढ़ा रहा हूं। ये कंफ्यूजन होता है, ये समझे ना, और अच्छा खासा स्टूडेंट को हो सकता है कंफ्यूजन यहाँ पे। तो वही डिपेंड करता है कि वर्ब किस टाइप का है। देखो अच्छा, 4th one ये मिटा देना ऊपर, इसको रखना है अभी मुझे, इसमें और भी हो सकता है मैं ऐड करूँ। मिटा देना। अच्छा यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, 3 हो गया, 4 देखते हैं। लिक्विड फिल्स ए टैंक। लिक्विड क्या है? टैंक को भरता है। करेक्ट। लिक्विड क्या है? टैंक को भरता है। देखो हाँ, ए टैंक इज, अच्छा यहाँ पे हम इन लगा दिए ना, गलती हो गया हमसे, विथ लगाओ यहाँ पे, काटो उसको। ए टैंक इज फिल्ड विथ लिक्विड। चेंज कर लो वहां पे, ए टैंक इज फिल्ड विथ लिक्विड। यहां पे देखो कौन सा प्रीपोजिशन लग गया? विथ। अच्छा देखो विथ का ना बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है पैसिव वॉइस में। अच्छा विथ का ऐसे तो यूज कर दिया कि फील्ड क्या होगा? विथ के साथ आएगा, बट जनरली जो विथ आता है वो यहां पे लिखोगे नोट करके कि विथ जो है वो पैसिव वॉइस में तब आएगा स्टूडेंट, जनरली, ऐसे तो आ गया ये, जनरली विथ पैसिव वॉइस में तब आएगा जब आपका जो एजेंट है, एजेंट मतलब जो परफॉर्मर है, वही ना होता है एजेंट मतलब परफॉर्मर। एजेंट जो परफॉर्मर है सेंटेंस में, वो ना आदमी हो ना वो थिंग, मतलब ना आदमी हो तो क्या हो? इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट हो। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर 5 देखोगे, ए हैमर स्मैश्ड द डोर। एक हैमर क्या किया? डोर को स्मैश किया। ये V2 है, हो चुका है ये घटना हो चुका है। ए हैमर स्मैश्ड द डोर। अब देखोगे तो ये देखो बच्चे लोग, अच्छा परफॉर्मर कौन है बच्चे? यहाँ पे ध्यान दो, परफॉर्मर कौन है यहाँ? परफॉर्मर क्या है यहाँ पे? हैमर। अच्छा हैमर आदमी तो नहीं है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस। क्या है ये? डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे केस में हमेशा गौर करना, हमेशा पैसिव वॉइस में क्या आएगा? विथ आएगा।
ये हाँ ये गारंटी है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या लिखोगे इसका, द डोर V2 है, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस में, was smashed by hammer लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, with a hammer, ये hammer, क्यों, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है। जब एजेंट इंस्ट्रूमेंट हो ऑलवेज ऑलवेज यूज विथ। द न्यूज़, अच्छा बच्चे लोग, कल का जो न्यूज़ था वो सच में ही झकझोर दिया ना पूरा दुनिया को। ईरान ने अटैक कर दिया ना इजराइल पे, तुम लोग नहीं देख रहे हो कितना बड़ा कल का घटना हुआ है रात को 11 साढ़े 11 बजे। ये दिन नहीं रोका जाए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, जान लेना। बहुत बड़ा हो गया है युद्ध, शुरू हो गया है युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध है ये। ईरान डायरेक्ट आ गया है, ईरान ने दाग दिया है मिसाइल। अभी तक तो प्रॉक्सी वार चल रहा था, इजराइल पानी पिलाया हमास को, लेबनान को, अब बोला ईरान इनफ इज इनफ, अब हम आएंगे। जैसे ही ईरान कूदा यूएस इधर से आ गया। और किसी भी वार में यूएस का इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि वो वार बड़ा होगा। यदि रोक नहीं लिया जाए इसको, ईरान को, अभी ईरान और इजराइल को, तो एक तो हाथ से बाहर निकल गया है स्थिति। अरे रात भर वही देख रहे थे, बहुत बड़ा घटना हो गया ये। अब उसका असर पूरा वर्ल्ड पे पड़ेगा। अभी तक तो चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है ना 2-3 साल से, और एक साल प्लस तुम्हारा इजराइल और हमास का चल रहा था। फिर हमास को ख़त्म किया और फिर लेबनान पे टारगेट, बगल का ही कंट्री है लेबनान। अब बताओ ईरान कूद गया उसमें। ईरान मतलब बड़ा पावर है मिडल ईस्ट में, समझे? तो देखो वही लिख रहे हैं। हाँ द न्यूज़ अलार्म्ड अस, इसका मतलब क्या है? न्यूज़ ने हमें क्या कर दिया? अलार्म्ड कर दिया। अलार्म मतलब क्या है कि जगा दिया, एक तरह से अटेंटिव कर दिया, यही ना होता है। हाँ, चौंकाना। तो क्या होगा इसका बताओ? पैसिव वॉइस क्या बनेगा? वही, वाह, बहुत सुंदर। वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज़। आया बुझने? देखो यहाँ पे, कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बाय भी यूज कर सकते, बट कोशिश करो ऐट को यूज करने का। ही सरप्राइजेस मी, क्या होगा बताओ? ही सरप्राइजेस मी, आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड बाय, या सरप्राइज एट हिम। हाँ, अब एट लग के लग रहा है गलत, नहीं गलत नहीं हो, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। यदि इस तरह का सरप्राइज हो, एस्टोनिश्ड वर्ड हो, एस्टोनिश मतलब ये होता है चौंकना, तो ऐसे केस में हम लोग एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अलार्म्ड हो तो एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यहाँ पे बाय भी हो तो गलत नहीं होगा, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एट का यूज कर सकते हो। समझ गए? आया समझ में? तो डिपेंडिंग ऑन द वर्ब हमें अलग अलग प्रीपोजिशन को यूज करना होता है। बिल्कुल, ये याद रहना चाहिए स्टूडेंट, ये सभी चीज याद रहना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शनल भी नहीं है, जितना करते हुए जाओगे उतना और समझ में आएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अच्छा, अभी तक जितना भी बात कर रहे थे सब ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट था। सही बात है? देखो तो सब क्या है? वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है ना। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब? हाँ, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो। तो अभी तक जितना भी देख रहे थे सब में एक एक ऑब्जेक्ट था। तब क्या होगा? जब ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब क्या करोगे? तब दोनों ही पॉसिबिलिटी है पैसिव वॉइस का।
मिटा देना ये। चलो थर्ड वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, अभी तक हमारा जितना भी केस हो, इससे पहले 2 क्लास या फिर ये वाला क्लास अभी तक जो भी किए हैं उसमें एक ही लेके चल रहे थे। देखो यहाँ पे लिखो, इफ ए ट्रांजिटिव वर्ब समझते हो ना बच्चे लोग, क्या होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रहे। इफ ए ट्रांजिटिव वर्ब कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। अच्छा बच्चे लोग, 2 ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? पक्का एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ब्रैकेट में लिख लोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल में बताएंगे, पहले लिखते चलो। इफ ए ट्रांजिटिव वर्ब कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस, we can make it into two पैसिव वॉइस। इसका 2 पैसिव वॉइस बन सकता है। कहने का मतलब ये है, इफ ए ट्रांजिटिव वर्ब कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस, वी कैन मेक इट इनटू 2 पैसिव वॉइस। हम लोग 2 पैसिव वॉइसेस बना सकते हैं। एस लगा दोगे यहाँ। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझो। हाँ, ही gave us some money। तो पहले तो तुम लोग को ठीक से आइडेंटिफाई करना आना होगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या डायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। अच्छा अभी कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दो। ये नहीं आया तो चौपट हो जाएगा फिर। इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। बोलो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हाँ कोई बात नहीं, स्पेस देंगे लिखने के लिए। वर्ब क्या है बताओ? और कौन सा वर्ब है ये? V1 है। कौन बोला V1? यदि हैज हैव हैड नहीं है तो V2 है। V2 और V3 सेम हो तो किस तरह का वर्ब कहते हैं उसको? रेगुलर वर्ब कहते हैं हम लोग। अच्छा अब बताओ तो, ये चलो ये तो कोई भी बता देगा। अब बताओ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? आज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर से देखो तो उसी चीज को बढ़िया से जूम करके, ऐसे करके जूम करो, देखो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जहां पे सब्जेक्ट का असर डायरेक्ट पर है। तो ही गेव, ये कर क्या रहा है? क्या दे रहा है? ये पैसा दे रहा है। किसको दे रहा है? अस को दे रहा है। हाँ, मनी, सम मनी के साथ आया ना, जिसको साथ में रखोगे। एडजेक्टिव जब आए नाउन के साथ तो उसको साथ में रखना होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो। कर क्या रहा है? ये पैसा दे रहा है ना। किसको दे रहा है? ये अस को। तो ये इनडायरेक्ट, टू हुम से आइडेंटिफाई होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट और हु से डिफाइन होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये व्हाट से डिकोड हो गया यहां, और ये क्या चीज से डिकोड हुआ? टू हुम से। सही बात है। अभी कुछ नहीं लिखोगे, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी खाली देखते रहना है। तो ही गेव अस सम मनी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये यानी कि 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अभी तक जितना भी एग्जाम्पल लिए हम लोग, क्या उसमें 2 ऑब्जेक्ट था? नहीं था, उसमें एक ही ऑब्जेक्ट था। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे केस में हम लोग दोनों ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। या तो इसको हम सब्जेक्ट मान के चले, या फिर हम इसको मान के चले। अब यहाँ पे देखना, हाँ देखो, इफ ए ट्रांजिटिव वर्ब कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस, वी कैन मेक इट इनटू 2 पैसिव वॉइसेस। अब देखो, one of the objects of active voice, यानी कि एक जो होगा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, 2 एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना,
एक जो होगा वो क्या बनेगा, वन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो दूसरा जो रहेगा, अनदर जो रहेगा, वो एज इट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे। यदि उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिए तो इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है इसको, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको वैसे के वैसे ही रख दिए, समझे, उसको वैसे के वैसे ही रख दिए। अब देखो यहां पे सेलेक्ट करते हैं, तो चलो इसको लेते हैं। चलो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सम मनी, मनी क्या है बच्चे लोग, अनकाउंटेबल नाउन है ना। सम मनी was given, कोई दिक्कत, was given to us by him। लिखना नहीं है अभी, कुछ नहीं लिखना है तुम लोग को। एक पॉसिबिलिटी ये है जहां पे हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और जो अस था उसको एज इट इज रख दिया अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगा के। हाँ, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन दो होगा ना, एक ये होगा, और ये किस लिए लगा है, ये इसके लिए लगा है, ये इसके लिए लगा है कि बताने के लिए किसको दिया गया। एक ये बन सकता है, या मेरा मन है कि चलो छोड़ो, हम इसको नहीं बनाएंगे, इसको हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। इसको कैसे रखेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, इसको एज इट इज रखेंगे। इसको लेते हैं तो अस का क्या बनेगा, वही we were given some money by him। बहुत पॉसिबल, दोनों ही करेक्ट। और आज का बात बताए, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसको प्रिफर करोगे, इसको प्रिफर करोगे, दोनों ही प्रिफर कर सकते हो, बट जनरली अधिकतर टाइम हम इसको ज़्यादा प्रिफर करते हैं, प्रिफर्ड मोड। यहाँ पे लिख दोगे प्रिफर्ड मोड। चलो लिखो, तेजी से लिखो अब। हाँ, उसको करते क्योंकि उसमें आदमी है ना, उसमें लिविंग थिंग छुपा हुआ है, इसलिए। अब तुमको लगता है कि जो एजेंट है एक्टिव वॉइस का, जो परफॉर्मर है एक्टिव वॉइस का, वो ऑब्वियस है, अनइम्पॉर्टेंट है, खत्म करो इसको। वी वर गिवन सम मनी, बात खत्म। हाँ, ऐसे लिखने को लिख सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखने को लिख सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी आर मोर कंसर्न विथ दिस वन। अच्छा, ये सी सेंड मी ए गिफ्ट। फटाफट बनाओगे तो बच्चे लोग इसका, जिसका हो गया इस पे ध्यान दोगे। चलो इसका दोनों ही पैसिव वॉइस बनाओ, तो दोनों पैसिव वॉइस बनेगा ना, यहाँ पे ध्यान दो। She sent me a gift। वो क्या किया, हमको गिफ्ट भेजी थी। इन वॉइस का मतलब भेजी थी, बेटू हो गया। तुम लोग को गिफ्ट मिलता है, मिलता है, चलो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं भी मिले तो मन छोटा नहीं करना है, समझे। बच्चे लोग में बड़ा ही शौक रहता है, नहीं किसी का बर्थडे है तो गिफ्ट दे दो, चिपका दो। एक किसी को गिफ्ट दिया हो तो फिर वो उससे भी एक्सपेक्ट करोगे वो भी देगा।
ऐसे मुझे इस मुद्दा को नहीं उठाना चाहिए, मैं फिर भी गिफ्ट का बात आया तो उठा रहे हैं। वैलेंटाइन डे है ना, बताओ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भारत का, इंडिया कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बताओ। चलो मदर डे को हमने मान लिया, अब मानना भी चाहिए हमको, है ना। अब हर एक डे ही को हम मान लेंगे तब तो हो गया फिर। और हाँ, हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल माय स्टूडेंट्स, समझ गए। हाँ बिल्कुल, गांधी जी का जन्म दिवस है आज, और गांधी जी के पाथ में चलना है सभी को, नॉन वायलेंस होके, और पढ़ना लिखना है। गांधी जी भी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो गांधी जी को और अच्छा ट्रिब्यूट देना चाहते हो तो और अच्छा पढ़ो। हाँ देखो यहाँ पे स्टूडेंट ए हो गया, सब लिख लिए, इसका लिख लिया सभी लोग। चलो अब तुम लोग डायरेक्ट हमको लिख सकते हो देख के, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, इसको क्या करते हैं हम लोग, चलो इसको रिटेंड ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इसको रख देते हैं इसी तरह, इसको ऐसे रख देते हैं, इसको क्या करते हैं रिटेंड करते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ए गिफ्ट वॉज सेंट, विट्री यही होगा ना, हाँ। ए गिफ्ट वॉज सेंट फॉर मी बाय हर। अच्छा यहाँ फॉर लगा दिए तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं है, यहाँ पे टू भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अ गिफ्ट वॉज सेंट टू मी बाय हर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर भी लगाओगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मीनिंग बैठ रहा है। हाँ अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, हम लोग क्या किए, मी क्या किए, रिटेंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी क्या है, रिटेंड ऑब्जेक्ट है। चलो अब क्या करते हैं, रिटेंड ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट केस में उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या होगा यहाँ बताओ, हाँ, आई वॉज सेंट ए गिफ्ट बाय हर, करेक्ट। किसको ज्यादा प्रिफर करोगे, दिस वन, ये प्रिफर्ड मोड। अब प्रिफर करोगे इसका मतलब ये नहीं कि ये चांस नहीं, ये भी चांस है, ज्यादा इसको प्रिफर किया जाता है। ऊपर वाला, और यहाँ पे क्या है, ए गिफ्ट क्या है बताओ, लिख लोगे यहाँ पे अच्छे से, काम चोरी नहीं करना है, पूरा लिखो अच्छे से, रिटन ऑब्जेक्ट। चलो तो ये केस तो हम लोग देख लिए कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब का दो सब ऑब्जेक्ट हो तो उस तरह कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, हो गया ना। चलो अभी करना है हमें, दो केस और देखना है। कितना केस हुआ इसमें, हाँ। अच्छा बच्चे लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझते हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो ठीक से। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे। वर्ब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, दैट्स कॉल्ड वर्ब कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो जरा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो पूरा करे, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे। वर्ब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो वर्ब को कंप्लीट करे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे। समझ गए ना। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, थर्ड हो गया ना, ये कितना है, कौन सा केस, फोर्थ होगा। फोर्थ लिखोगे, यहां पे लिखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स, if any object complement comes in active voice, if any object complement comes in active voice, it will remain the same in passive voice। चलो देखते हैं पहले। दे
नेम्ड हर लेट्स से डॉली, दे नेम्ड हर डॉली, वो लोग क्या नाम रखे उसका, या क्या बोलते हैं उसको, डॉली बोलते हैं। दे क्या है बताओ बच्चे लोग, दे क्या है, सब्जेक्ट है। नेम्ड क्या है, वर्ब है, ये नेम्ड है वर्ब है, ये V2 फॉर्म है। हर क्या है यहाँ पे, हाँ। अब जब एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उस समय ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना है ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना है, केवल क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट बोलना है। हाँ वही तो है, कहाँ ये डॉली ऑब्जेक्ट है, वही तो बताना है मुझे। देखो चलो, अच्छा ये तो मानते हो नहीं ऑब्जेक्ट है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। चलो तुमको पता नहीं कि डॉली क्या है, तो इसको ये बोल सकते कि हर तो ऑब्जेक्ट है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दे नेम्ड हर डॉली, यानी क्या है, उसको क्या बोला जाता है, डॉली बोला जाता है। देखो ये डॉली है, इसको कंप्लीट कर रहा है। डॉली किसके लिए आया है, यहाँ पे देखो अच्छे से, डॉली किसके लिए आया है, हर के लिए आया ना। तो कोई भी चीज किसी को कंप्लीट करे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये इसको कंप्लीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डॉली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चे लोग ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इससे पहले तुम देख रहे थे शी सेंड मी ए गिफ्ट, दो अलग चीज है, ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है। मैं ये क्या है, इस ये क्या है, डॉली क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हर उसको कंप्लीट कर रहा है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन? अच्छा नाउन के चैप्टर में बताए थे, बताए। अब ये देखो ना, मी और एक गिफ्ट, अब तुम खूब बताओ इसका कोई लेना देना है, इसका डायरेक्ट लेना देना है, किसी तरह समझो। दे नेम्ड, इसका लेना देना इससे है, समझे, दे नेम्ड हर, और हर को क्या बोला जा रहा है, डॉली बोला जा रहा है। तो हर को कंप्लीट कर रहा है ना डॉली, हर को क्या बोला जा रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, डॉली बोला जा रहा है। तो हर को जो कंप्लीट किया, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। और कौन से वॉइस में लिखा गया, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट है, वॉइस वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे चेंज करोगे, हाँ सी, हर को सी कर लो, सी वॉज नेम्ड, हाँ सी वॉज नेम्ड, नेम्ड ना होगा जी, डॉली बाय देम। देखो एज इट इज रखे ना, ये एज इट इज रखना है, इसको चेंज नहीं करना। इससे पहले क्या कर रहे थे, दोनों ही केस था ना पैसिव वॉइस का, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए देखना है ठीक से सेंटेंस को, और पहचानना है कि दो ऑब्जेक्ट है कि एक ऑब्जेक्ट के नाम पे कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये भी पहचानना है। ऐसा हो सकता है ना, अच्छा तो तुमको ये नजर आया इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ये भी बोल दो कि इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, सर दो तरीके से बनाएंगे, गलत हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यदि उसके पास के ऑब्जेक्ट को वो कंप्लीट कर रहा हो। यहाँ कंप्लीट नहीं कर रहा, मी क्या एक गिफ्ट को कंप्लीट कर रहा है क्योंकि सेंट है। अच्छा बच्चे लोग देखो, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, यहाँ समझो, यदि किसी को कन्फ्यूजन है, कोई बच्चा नाउन का चैप्टर नहीं किए हो, अचानक एंट्री किए हो, तो यहाँ पे देखो मी और एक गिफ्ट, ये बीच में अंतर है, क्योंकि ये जब तक वर्ब नहीं आएगा तब तक इस दोनों कंप्लीट नहीं करेगा। इस तरीके से समझो, मैं ये ऐसा नहीं है, इसमें वर्ब आने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो ना, मी को कैसे गिफ्ट मिल जाएगा, कुछ क्रिया होगा तभी मिल जाएगा। मैं हर क्या, हर को डॉली बोला जा रहा है, तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं, ये कनेक्ट होगा वर्ब से कनेक्ट होगा, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। जब कोई चीज़ ऑलरेडी तुम्हारा कनेक्टेड हो और उससे उसका मीनिंग जनरेट हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो पूर्ण करे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना, तो इसको एज इट इज रखना है। देखो क्या लिखा गया, इफ एनी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कम्स इन एक्टिव वॉइस इट विल रिमेन द सेम, यानी कि डॉली डॉली ही रहेगा पैसिव वॉइस में, ये चेंज नहीं होगा, अनलाइक दिस वन। देखो इसमें कितना दोनों बन रहा था, ये हो गया ना, समझ गए ना। एंड लास्ट वन, अच्छा बच्चे लोग, अच्छा इसलिए तो बोलते हैं कि थोड़ा नॉलेज होना चाहिए पहले क्लास का भी। इन्फिनेटिव जानते हो ना, पढ़े हो ना नॉन इन्फिनेटिव, क्या हुआ मोबाइल चेक कर रहे हो बार बार। देखो यहाँ पे थोड़ा ये जानोगे तभी ये जान पाओगे।
इन्फिनेटिव। हाँ, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस v1। कौन v5 बोल रहा है? 2 प्लस v1, 2 प्लस v1। बट अब ये वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। वर्ब दिखता है ना, देखो तो यहाँ देखो जरा ठीक से, वर्ब की तरह दिख रहा है ना, बट अब वर्ब की तरह काम नहीं करेगा वो। डेट्स कॉल्ड इन्फिनेटिव। 2 प्लस v1, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। अब बेयर इन्फिनेटिव, अच्छा बेयर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ कमी हो, बेयर। यानी कि बेयर इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि 2 ना हो, केवल v1 हो। v1 है वर्ब, पर वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब की तरह काम नहीं करेगा जी, ना ही ये वर्ब की तरह काम करेगा, ये दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करेगा। और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? या तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा, या तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या तो वो एडवर्ब के रूप में काम करेगा, या फिर वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। दैट्स कॉल्ड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो अब वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। तो वर्ब का, इससे पहले, बहुत पहले हम वर्ब का भी चैप्टर पढ़ाए हैं तुम लोग को, ठीक है? भूल गया होगा वो अलग विषय है। मैं इतना तो जानते हो, नाउन के चैप्टर में भी जिक्र हुआ है इस चीज़ का, इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव भी दो टाइप के होते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब ही है कि 2 प्लस v1, और यदि 2 को गायब कर दे तो उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जेरोंड भी बताए होंगे कभी क्लास में। खैर अभी जेरोंड पे नहीं जाना है क्योंकि उसका चर्चा यहाँ पे नहीं करना, उसको हटा दो साइड में। तो बच्चे लोग समझ में आया तुम लोग को? दिखता वर्ब की तरह है, 2 प्लस v1, वर्ब की तरह काम नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनेटिव कहते हैं। यदि 2 अटैच हो तो उसको इन्फिनेटिव कहेंगे, यदि 2 अटैच ना हो तो क्या बोलेंगे उसको? बेयर इन्फिनेटिव। इसका यूज होगा अभी। 5 नंबर लिखो। हाँ, यदि एक्टिव वॉइस में, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव आ रहा है, बेयर इन्फिनेटिव आ रहा है एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या बात है, एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चे लोग पैसिव वॉइस में ये जो बेयर इन्फिनेटिव है ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब क्या है इसका मतलब समझो, सेंटेंस बिना सेंटेंस का नहीं समझ पाओगे इसको। जैसे एग्जाम्पल देखो, I saw a cat. I saw a cat cross the road. तो कितना ये नॉर्मल सेंटेंस तो नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है जी। यहाँ पे देखो, चलो मत कुछ मत लिखना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दोगे। I saw a cat cross the road, बताओ सब्जेक्ट क्या है? लिखना मत, गलती से मत लिखना, या तो यहाँ ध्यान दो, क्या है? सॉ क्या है? वर्ब। कौन सा वर्ब है ये? B2 है। ए कैट क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। क्रॉस क्या है? दिखता है ना वर्ब की तरह, दिख रहा है वर्ब की तरह, वर्ब तो पहले ही आ गया है पक्का। ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। क्या है ये? बेयर इन्फिनेटिव। अब यहां समझो, जो बेयर इन्फिनिटी के बारात में ये आया है, तो ये क्या नाउन है ना, तो उसको क्या फ्रेज बोल सकते हैं ना? हाँ, तो बेयर इन्फिनिटी फ्रेज कहेंगे। यहां से यहां तक यदि बोलना हो एक तरफ, क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनिटी फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या है? किसी भी वर्ड से अटैच, और उस वर्ड का परिभाषा लिख दिया, पीछे फ्रेज लिख दिया। बाय फ्रेज लिखे थे ना इससे पहले, वही ओमिट बाय फ्रेज। इसका मतलब क्या? बाय के बाद जितना भी चीज आएगा वो ओमिट कर सकते हैं। फ्रेज का मतलब क्या है? कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड अटैच हो। समझ गए? हाँ। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं बताओ? यदि एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव हो, बेयर इन्फिनिटिव किस तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। एक कैट को पूर्ण कर रहा है क्रॉस, तो कैट कर क्या रहा है? क्रॉस कर रहा है रोड को। तो ये जो बेयर इन्फिनिटिव फ्रेज है, यानी कि सिंपल जो बेयर इन्फिनिटिव है, ये किस तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है।
ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको पूर्ण कर रहा है, कैट को पूर्ण कर रहा है। कैसे कैट को पूर्ण कर रहा है? ये बता के कि कैट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा था। ये इसे वर्ड अटैच है, ये इसको और मीनिंग दे रहा है, कैट को और मीनिंग दे रहा है कि कैट कर क्या रहा है। समझ गए? अब यहां समझो, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है कि बेर इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1 में कन्वर्ट करना है, और ये एज इट इज रहेगा, यानी कि रिमेन द सेम, रिमेन द सेम। तो देखो बच्चे लोग, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक कैट। सॉ है तो क्या लिखोगे, वॉज सीन टू क्रॉस द रोड बाय मी। हो गया, बात खत्म। A cat was seen to cross। देखो टू क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इन्फिनेटिव, दिस वन इन्फिनिट, या तो 2 + V1 कह दो इसको और लिख दो साइड में, इट इज ए इन्फिनिट। तो यहां पे भी कंफ्यूज करोगे, यहां पे कंफ्यूज इसलिए करोगे क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट तो है ही, बट ऑब्जेक्ट के साथ और भी कुछ अटैच है। जैसे हम लोग, ये कितना है, 5 है ना, देखो ठीक से 4 से हम लोग क्या शुरू किया है, 3 से क्या शुरू किया हम लोगों ने, कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट हो, जहां पे 2 ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे केस में 2 पैसिव वॉइस बन सकता है। फिर दूसरा क्या किया कि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फिर तीसरा केस क्या किया हम लोग कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है मगर नाउन के फॉर्म में नहीं है, वो वर्ब के फॉर्म में है, तो उसमें एज इट इज रख देना है। बट बेयर इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। समझ गए? अभ्यास करोगे तब सीखोगे इस पे। दैट्स इट, कंप्लीट।